Presenting sponsor Rusoma Laboratories. Co-presents Assis Sampurn Pashu Ahar. Special partner Sage University Bhopal and Indore. Health partner NHMMI Narayana. Associate partner Pats University Raipur. Bhilai Can Do Foundation. AMX Biodiesel. Indian Biodiesel. Rani Dulaiya Smriti Ayurvedic College and Hospital. Deepak Memorial Academy Sagar. Sanjeevani Cancer Hospital Raipur. Balco. रामदास द्रौपदी फाउंडेशन छत्तीसगढ़. पट्टा नेविगेशन. बोलबम सेवा समिति भिलाई. एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और लगातार उन रियल हीरोज की बात कर रहे हैं जिन्होंने समाज में कुछ बड़ा योगदान दिया है, जो समाज में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. हमारे साथ लगातार कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं. तपन शर्मा है, डायरेक्टर हैं रुसोमा लेबोरेटरीज के. मोहन मरकाम अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के. डॉक्टर आलोक स्वाइन मेडिकल हेड है NHMMI रायपुर से. और गजराज पगारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चांसलर हैं आप MATS यूनिवर्सिटी के. और हमारे साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर दिलीप तिवारी जी भी मौजूद हैं. सबसे पहले शुरुआत करें मोहन जी आपसे. कांग्रेस के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के. मुख्यमंत्री जी कुछ देर पहले जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि तकरीबन 1.5 करोड़ वैक्सीन की शॉट्स की जरूरत है. वैक्सीन मिली है 1.5 लाख. कैसे काम चलेगा? डॉक्टर आलोक जी, छत्तीसगढ़ में लगभग 18 प्लस के 1 करोड़ 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगना है, जिसमें अगर 2 टीके लगना है तो 2 करोड़ 70 लाख हो जाते हैं. जबकि छत्तीसगढ़ को मात्र 3 लाख वैक्सीन अभी आए हैं. तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ ने 50 लाख वैक्सीन निर्माता कंपनियों को ऑर्डर कर दिए, मगर छत्तीसगढ़ में अभी नहीं मिला है. जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 18 प्लस के लोगों को 1 मई से टीकाकरण होना है. सरकार, केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है. जबकि छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता में से 1 करोड़ 35 लाख 18 प्लस और जो 45 प्लस से जो अधिक लोगों को, प्रदेश की 18% आबादी को इसकी. मोहन जी मरकाम साहब आप कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार है. कौन सगा है कौन सौतेला है हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने जनता को ठगा नहीं है. अब हम ये मान लेते हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो BJP हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो DMK हो, चाहे CPI हो, CPM हो. साहब हम तो गलती कर रहे हैं कि जनता वोट देती है आप लोगों को. आप कहते हैं वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं. सगा कौन है? जनता, ऐसे जनता को बनाया जा रहा है. लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, जनता को भेड़तंत्र की तरह आप लोग ट्रीट कर रहे हैं. ना तो पूरे देश में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं, ना सारे संसाधन आप जुटा पा रहे हैं. दुनिया भर को वैक्सीन हम सप्लाई कर रहे हैं, हम मैत्री कर रहे हैं वैक्सीन की, और यहाँ लोग लाशों के ढेर लगे हुए हैं, लकड़ियां जलाने के लिए कम पड़ रही हैं. वो तस्वीरें भी लोग देख रहे हैं, हृदय विदारक हैं. जब बेटे की गोद में माँ की मौत हो, जब माँ के सामने बेटा मर जाए, जब पिता के सामने उसकी बेटी की डेथ हो जाए, और आप देखिए कि साहब आपके पास ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस नहीं है, स्ट्रेचर की जगह रिक्शे, ठेले में, साइकिल में लोग लाशें लेके जा रहे हैं. तो ये तस्वीरें आप लोग को डराती नहीं है? ये सगा और सौतेला चलता रहेगा? देखिए डॉक्टर आलोक जी, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की सिर झुकने नहीं दूंगा. अब एक देश एक टैक्स की बात करने वाले, आज वही कोवैक्सीन और कोविशील्ड के दाम अलग अलग है. केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिलता है, वही राज्य सरकारों को 300 रुपए में मिलता है. ऐसा दोहरा भेदभाव क्यों? अच्छा चलिए ये भेदभाव, मैं भेदभाव मान लेता हूँ मरकाम साहब, मैं भेदभाव मान लेता हूँ, लेकिन मरकाम साहब मेरा नाम दिलीप तिवारी है. डॉक्टर आलोक आपके साथ जो जुड़े हुए मेडिकल हेड हैं NHMMI के, मेरा नाम दिलीप तिवारी है. आलोक जी हमारे मेहमान आपके पड़ोस में बैठे हुए हैं. मैं आपसे कह रहा हूं मोहन मरकाम जी कि मैं मान लेता हूं सौतेला व्यवहार है. सवाल सौतेले व्यवहार का भी आपका जायज हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कहते हैं हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे. जो वैक्सीन आ जाती है तो वो वैक्सीन लगाने से मना करते हैं. खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, चलिए ये कोई चाहता नहीं कि वो पॉजिटिव हो जाए. व्यवस्थाएं इतनी चरमरा गई कि हालात जो है वो बद से बदतर हो गए, चाहे दुर्ग हो, चाहे भिलाई का इलाका हो, चाहे रायपुर का इलाका हो. और आप वहां पर रोड सेफ्टी पर मैच करा रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुला रहे हैं, सारे के सारे जाके
घर में कोविड पॉजिटिव हो गए, तो आपने जो है एक तरह से आप मौत को खुद बुला रहे हैं। ये क्या, कैसी सरकार है भाई, क्या फैसला करेंगे आप? देखिए तिवारी जी, अगर क्रिकेट मैच होता है तो बीसीसीआई उसका परमिशन देती है, उसी के देखरेख में यह आयोजन हुआ था। तो हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए गंभीर है। आप देखिए पूरे देश में, देश का कैपिटल राजधानी में बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण, देखिए सर, देखिए मरकाम साहब राजधानी मुंबई के क्या हाल है? मरकाम साहब आप बड़े नेता हैं, मुंबई में भी आपकी सरकार, आपकी पार्टी शामिल है, मुंबई की बात मत करिए और टोपी मत पहनाइए। बीसीसीआई ने परमिशन नहीं दी है, परमिशन आपकी सरकार ने दी है। ये रोड सेफ्टी का जो टूर्नामेंट है, ये वो प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल के रिटायर हो चुके हैं, जिनको आप बुला रहे हैं वहां पे और लाखों की भीड़ जुटवा दी। मरकाम साहब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू मत करिए, क्योंकि आपकी सरकार है। अगर वो मना कर देती कि हम मैच नहीं होने देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां जाता। दूसरा, आप मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई में सरकार किसकी है? आपकी सरकार है उद्धव ठाकरे के साथ, आपकी सरकार है एनसीपी के साथ। तो आप अपने पार्टी को दोष क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या कर रही है? फिर आप सवाल उठाएंगे देश भर में, तो जब आपकी बारी आएगी तो आप प्रधानमंत्री पे सवाल उठा दीजिए, कह दीजिए सौतेला व्यवहार है। अरे साहब, आपने भी तो राज किया है हिंदुस्तान में, और क्या व्यवस्थाएं कर दी है, ये देख लीजिए हालात। देखिए तिवारी जी, लखनऊ के क्या हाल है? संपर्क थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है, कोशिश यही करेंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए मोहन मरकाम जी। लड़ने के लिए गंभीर है, और जब छत्तीसगढ़ में मैच हुए उस समय छत्तीसगढ़ में कोरोना का इतनी बड़ी मतलब ये नहीं थी, इस कारण छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने अनुमति दी। और रही बात, आज देश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में अभी जरूर कुछ आंकड़े बढ़े थे, मगर धीरे धीरे आज जो 3-4-5 दिनों से आंकड़े कम हुए। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी इसमें गंभीर है। लगातार जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, प्रदेश की 18% आबादी को इसकी पहली खुराक दी चुकी है। स्वास्थ्य कर्मियों को 90% टीकाकरण हो चुका है। फ्रंट लाइन के वर्कर 84% को लग चुका है। 45 वर्ष से अधिक के आयु के व्यक्तियों का 69% कोरोना के बचाव के टीके लगा चुके हैं। इसका मतलब साफ है, हमारी सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए गंभीर है। मरकाम साहब आपकी हर बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि आप नेता हैं और नेता आंकड़ों को, तथ्यों के अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। और आंकड़े गीली मिट्टी के समान होते हैं, आप उसे शैतान बनाइए और देवता बनाइए, कुछ भी बना दीजिए। चलिए, आपके लिए विरोधी जो है वो कमजोर हो सकते हैं। मैं आपसे जनता की तरफ से एक सवाल कर रहा हूं। आप आईपीएल के रोड सेफ्टी करा दीजिए, वो गलती बीसीसीआई की। आप मुंबई की बात कर रहे हैं, आप लखनऊ की बात कर रहे हैं। विरोधी कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री चुनाव लड़ाने में व्यस्त थे, आपके स्वास्थ्य मंत्री को पता ही नहीं कि स्वास्थ्य की सेवाओं को कैसे सिस्टम ठीक करना है। वो अपने 2.5 साल के कार्यकाल को देख रहे हैं कि बचा हुआ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप जो है अध्यक्ष है, आपकी मजबूरी है, आप अपनी सरकार को डिफेंड करिए। लेकिन जनता की गलती क्या है साहब? आप नरवा, गरवा, घुरवा, बारी सब करिए, आप गोबर भी खरीदिए, लेकिन जनता को गुड़ गोबर मत कीजिए साहब। देखिए तिवारी जी, छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और हमारा प्रशासनिक तंत्र, हमारा स्वास्थ्य, बिल्कुल। तो मोहन मरकाम जी से हम लगातार संपर्क में रहेंगे और हम बात करेंगे तपन शर्मा जी से भी। आप डायरेक्टर हैं रुसोमा लैबोरेटरीज के। तपन शर्मा जी, कोरोना की इस घड़ी में जब लोग घर के अंदर हैं, आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है और आप वो लोग हैं जो समाज में एक नई दिशा देते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं कोरोना के इस काल में और लोगों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हमने 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे फैक्ट्री के अंदर रखे हैं, जो कि हम पब्लिकली भी सब लोगों को दे रहे हैं जिनको भी आवश्यकता पड़ रही है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 2 रूप में इस्तेमाल में आ रहा है। एक तो वो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है, और वो 3-4 दिन के लिए उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आवश्यकता रहती है, ताकि उनको जब बेड मिले तब वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस से लौटा देंगे।
और दूसरे वो लोग हो रहे हैं जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे उनको रहना पड़ेगा आने वाले 15 से 20 दिनों के लिए जी। तो उनको भी हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही इसके साथ जी, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है? जी, इसी के साथ में मैं वैक्सीनेशन को लेकर के, क्योंकि अभी बात ही चल रही थी, तो वैक्सीनेशन को लेकर के मैं कुछ भ्रांतियां हैं जो समाज में चल रही है वो मैं उसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी कई लोग हैं जो 45 साल के उम्र के ऊपर भी हैं, वो भी कोविशील्ड या कोवैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। उनको पहली फुर्सत के अंदर कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगानी चाहिए। मैं एक उदाहरण, अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे सकता हूं कि एक डोज के बाद में 28 डेज बाद स्पाइक प्रोटीन टेस्ट करवाया गया कोविशील्ड लगाने के बाद में, एंड द एंटीबॉडीज दैट केम वर 2500, अबाउट 2500। इतना ज़्यादा एंटीबॉडीज अगर एक डोज के बाद में ही प्रोड्यूस हो पा रही है, क्यों शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, पर वैक्सीन लगाना बहुत अति महत्वपूर्ण है। वैक्सीन लगाने के कारण आज हमारे पास में एक एग्जाम्पल देश बन चुका है इजराइल, जो कि मास्क फ्री हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि उधर 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। जी, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वैक्सीन एकमात्र उपाय है कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें ये लड़ाई जो हम अभी तक बनाए हुए हैं इसको भी जारी रखना होगा। डॉक्टर आलोक स्वैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल हेड हैं NHMMI से, रायपुर से। डॉक्टर आलोक जी, सवाल यही है कि कोरोना के इस दौर में जहां लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात की जाए, उसकी कमी महसूस होती है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और हमारे साथ गजराज पगारिया जी भी जुड़े हुए हैं, आप चांसलर हैं MATS यूनिवर्सिटी के। गजराज पगारिया जी, यूनिवर्सिटी के तौर पर आप इसको संभालते हैं MATS को, लेकिन कोरोना काल में सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रभावित हुआ है वो है पढ़ाई। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, इसका विकल्प जरूर है, लेकिन आपको लगता है कि इसको आप कैसे ज्यादा ओवरकम कर पाएंगे, कैसे इससे बाहर निकल पाएंगे? देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं दिलीप जी कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर हो सकता है करें। पिछले 1-1.5 महीने में कैंपस खोलने की अनुमति मिली थी। जब हमने कैंपस खोला, बच्चों का काफी उत्साह भी था और उसका हम लोगों ने लाभ लेके उस समय जो प्रैक्टिकल वगैरह होने थे वो काफी हद तक हम लोगों ने उसमें करवा लिए। लेकिन आपका कहना है जायज है कि सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षा का क्षेत्र हुआ है, जहाँ बच्चों को एक जो सर्वांगीण विकास कैंपस में आके हो पाता है वो ऑनलाइन रह के उतना ना तो उस तरीके से उनको पढ़ाई हो सकती है, ना ही उनका जो विकास होना चाहिए दोस्तों से मिलके बाहर आके जो एक्सपोजर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। गजराज जी, तो भी हम गजराज जी, आप जिस सिस्टम से जुड़े हैं गजराज जी, वो सिस्टम है एजुकेशन का, और एजुकेशन हर जगह जरूरी है, चाहे वो कोरोना से लड़ाई के लिए एजुकेट करना हो, चाहे जो जिस तरह के वायरल भ्रांतियां हो उनको दूर करने की बात हो, एजुकेट करना मस्ट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक चांसलर के तौर पर, एक यूनिवर्सिटी के आप हेड हैं, मतलब आप उसको सिस्टम को रन करते हैं, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे टीचर्स की हो, चाहे आपके सपोर्टिंग स्टाफ की हो, या आपके ऐसे भी लोग जो आपसे सिस्टम में जुड़े होंगे, आपके पास हजारों हजार लोगों की टीम है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गजराज पगारिया जब घर में बैठते हैं, जब चिंतन करते होंगे, योगा करते होंगे, फिटनेस के लिए कुछ काम करते होंगे, तो क्या सोचते होंगे कि आखिर इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए? पैसे तो सब कमाएंगे, लेकिन आज पैसा काम नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कंसंट्रेटर्स नहीं है, आपके वेंटिलेटर्स नहीं हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पूरी सिस्टम में एक तरह से आप कहें कि घुन लगा हुआ है। और लोग जो है, पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये बीजेपी की गलती है, बीजेपी वाले कहेंगे कांग्रेस की गलती है, आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे सब खेल है, ताली थाली बजवाते रहेंगे, और आप और हम घर पर बैठ के आंखें मूंद कर मौत का मंजर देख रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं, हम असहाय हैं, लेकिन हम इस सिस्टम को ठीक करने की, दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, क्योंकि हम मीडिया से हैं, आप एजुकेशन सेक्टर से हैं, तपन जी जो है वो इलाज कर रहे हैं लोगों का, और ऐसे बुरे वक्त में जो इलाज करता है वो भगवान से बढ़ के होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शैतान हैं, जिन्होंने आपदा में अवसर खोज लिया है, हम उनको एक्सपोज भी करेंगे। गजराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप अकेले में बैठते तो क्या सोचते हैं, कैसे सिस्टम को बदल दें आप? इस जंग लगे हुए सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी हम सब की है, आखिर हम कब तक हाथ धर के बैठे रहेंगे?
देखिए दिलीप जी, आपने एक बात बिल्कुल सही कही। ये सिस्टम सरकार के भरोसे चलने वाला नहीं, इसको सब मिलकर ही बदलेंगे तब ये बदलेगा। हमने अपनी जितनी फैकल्टी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको एक टास्क दिया है कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें। उसके लिए कुछ स्लोगन बना के सोशल मीडिया में डालें, उसके लिए कुछ अपील बना के सोशल मीडिया में डालें, उसके कुछ अगर वो गीत के माध्यम से या किसी माध्यम से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए, तो जो भी जैसा प्रचार उनके पास अवेलेबल है उससे वो उसको करें। अभी आपका मैं गोविंद सिंह जी राजपूत के साथ जो इंटरव्यू था सुन रहा था, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपके पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए या और भी मेडिकल हेल्प के लिए तैयार हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको सरकारें सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर पा रही है, तो उनको जो है आप लेना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग समाज में बहुत हैं जो कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वो भ्रमित है कि किसके पास जाए, किस तरीके से करें। यही प्लेटफॉर्म है गजराज जी, ये प्लेटफॉर्म है जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये पहल कर रहा है लगातार 3 दिन 72 घंटे। हम सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, शुक्रवार को हमने किया, आज किया, हम कल भी करेंगे और आगे जरूरत पड़ी तो हम इस चैनल को चाहे जितना इस्तेमाल करें, चाहे मोहन मरकाम जी इस्तेमाल करें, आप करिए। डॉक्टर आलोक स्वाइन जुड़ गए हैं, मेडिकल हेड हैं NHMMI के। डॉक्टर आलोक, जो बड़ा सवाल यहाँ पर निकल रहा है कि आपदा में अवसर खोज लिया गया है। कुछ लोग तो आपदा में अवसर खोज के देश की मदद कर रहे हैं, जनता की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो खून चूस रहे हैं, जोक की तरह हैं। डॉक्टर होने के नाते, एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक इंसान होने के नाते आपका फर्ज क्या है? एक बार जरा जनता को बताइए कि जो आपकी जो बिरादरी के लोग हैं जो गलत कर रहे हैं उनको किस तरह से एक्सपोज करेंगे? आप अपने सिस्टम से बाहर निकाल के क्यों नहीं फेंकते? आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर आलोक, सुन नहीं पाया। आपकी जो तस्वीर है वो हम देख रहे हैं। आप एकदम बिल्कुल शांत निश्चिंत भाव से बैठे हुए हैं। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो हम अपनी टीम से कहेंगे जरा डॉक्टर साहब की आवाज सुनाइएगा। जब तक मोहन जी के पास चलते, मोहन मरकाम साहब छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, सरकार इनकी है और सरकार बनाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। इस बात का इनको इनाम मिला है। इनके मुख्यमंत्री शायद 2.5 साल के लिए बने थे, लेकिन अब क्या फॉर्मूला है तो यही जानते हैं और राहुल गांधी जानते हैं। मरकाम साहब, आलोक स्वाइन साहब को अभी आवाज नहीं आ रही, जब उनकी आवाज आएगी तो हम उनसे बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि चलिए, आप एक इंसान के तौर पर आप उस स्टेट के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष है जहां आपकी सरकार है और इतनी बड़ी मेजोरिटी से आई है कि आपने रमन सिंह सरकार को धूल चटा दी। आपका शायद भरोसा नहीं था। सीएम साहब कहते थे कि रमन सिंह जाने वाले हैं और हम आने वाले हैं, और ये जो अब की बार 65 पार का नारा वो हमारे लिए लगा रहे हैं। तो वो उनकी वाणी में सरस्वती बैठ गई थी। हमारे कार्यक्रम में ये सब कहा था उन्होंने। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी वाणी में सरस्वती कब बैठेगी? जब कहेंगे कि जनता जो है निरपराध निर्दोष जनता नहीं मरेगी मरकाम साहब, उसके लिए बचाने के लिए सारे संसाधन झोंक दिए जाएंगे और राजनीति नहीं करेंगे। हम कांग्रेस और बीजेपी पर ब्लेम नहीं करेंगे। सरकार आपकी बनाई है जनता ने, सरकार ने मेजोरिटी, जनता ने मेजोरिटी आपको दी है। अब आप बीजेपी पर क्यों थोप रहे हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर क्या अरबों रुपए के आते हैं, या ये जो आपके वेंटिलेटर्स हैं ये हजारों करोड़ के आते हैं? अरे भाई साहब, आप गोबर बाद में खरीद लीजिएगा। आप ये नरवा गुरवा घुरवा वाली 2 दिन के लिए आप 2 महीने के लिए रोक दीजिए। अच्छी स्कीम है, मैं मानता हूं कि जनता से जुड़ी स्कीम है और आप उस पर फिर जीत के आ जाएंगे, आप दावा कर रहे हैं। लेकिन साहब, जो जरूरत है वो तो दिलवा दीजिए। जो लाशों के ढेर लगे दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर में, वो कौन देख रहा है? मरकाम साहब को दिख नहीं रहा क्या? तिवारी जी, हम छत्तीसगढ़ में 70 विधायक हैं। हम लोगों ने तय किया है 2 करोड़ हमारा जो विधायक निधि है, छत्तीसगढ़ के 18 प्लस के लोगों के लिए हम वैक्सीनेशन के लिए हम पैसा देंगे। हम विधायक निधि से 50-50 लाख रुपया हमने वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिए हैं। हमारे लाखों कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी संगठन के माध्यम से हर जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को रात दिन सेवा कर रहे हैं। सूखा राशन से लेकर अन्य सुविधाएं की व्यवस्था कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, सरकार के जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। हम संगठन स्तर पर भी सरकार के साथ तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का अगर हम लोगों को मिला है, हम जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो, दवाई की कमी ना हो। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में
ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 6-7 राज्यों को छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, अच्छा चलिए, मैं इसके लिए मरकाम साहब इसके लिए तारीफ करूंगा मैं। चलिए ठीक है, ये नेहरू जी के जमाने में बने था भिलाई स्टील प्लांट और बहुत से कंपनियां जिन्होंने बीजेपी सरकार में बनी होंगी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में उन्होंने कहा हमने स्वर्ग बना दिया, इसको विकसित राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन जो लोग मरे हैं वो क्यों मर गए, किसकी गलती थी? देखिए तिवारी जी, हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था करके रखी थी, मगर आपने देखा होगा पूरे देश में जो स्थितियां निर्मित हुई, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लेकर हर राज्य से लोग आना जाना करते हैं, जिसके कारण इस महामारी में जरूर आंकड़े बढ़े हैं, मगर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कंट्रोल है। कुछ लोगों की मौत जरूर हुई है। मैं मेरी ओर से, सरकार की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से संवेदनाएं हैं, मगर इस वैश्विक महामारी में आपको पता ही है, जब 2020 में जब कोरोना महामारी इस देश में आई। मोहन जी आखिरी सवाल, मोहन जी मेरा आखिरी सवाल, मेरा सहयोगी जो है आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे, हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आखिरी सवाल यह है कि आपकी संवेदनाएं हैं, मान लिया, आपकी सरकार है, मान लिया, आपकी पार्टी सुप्रीम, कहते हैं कि पार्टी सुप्रीम होती है, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ये वैक्सीन हम नहीं लेंगे, तो ये आप जो ये खेल है राजनीति जो आपके स्वास्थ्य मंत्री करते हैं या आपकी पार्टी के लोग करते हैं, आपको ये नहीं लगता कि कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन लगवा तो लो भाई सब, जो आई है वो बर्बाद क्यों कर रहे हो? देखिए तिवारी जी, आज वैक्सीन लगाने की बात है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी लगाया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगाया है, जो 45। लेकिन बयान देके तो भ्रम उन्होंने पैदा किया। मरकाम साहब, बयान तो उन्होंने दिया था कि हम नहीं लगवाएंगे, यहां से डॉक्टर हर्षवर्धन को फोन करना पड़ा, बताना पड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, स्वास्थ्य मंत्री होके इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हो आप, राजनीति करते हैं। देखिए तिवारी जी, इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। हमारी सरकार हर मुद्दे पर गंभीर है, और वैक्सीन की बात है, आप देखिए हमारी सरकार भी इतने साल रही है, कोई भी टीकाकरण का पैसा नहीं लगा है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जहां 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन के नाम से केंद्रीय बजट 21-22 में रखा जाता है। 1 लाख करोड़ बजट जो राशि है CSR मद में होता है। 20 लाख करोड़ रुपए का जो पिछले साल इन्होंने जो रिलीफ देने की बात की थी वो नहीं होता है। छत्तीसगढ़ को लगभग 24,000 करोड़ रुपया जो GST अन्य मदों से दिया जाता है, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ राज्य के मोहन जी मुख्यमंत्री मरकाम साहब वैक्सीनेशन करने का। मरकाम साहब मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप बेबाकी से अपनी पार्टी की सेवा कीजिए, आप खुलकर अपने नेता की तारीफ कीजिए, आप अपने मुख्यमंत्री की तारीफ कीजिए, लेकिन एक निवेदन है, जनता को भेड़ मत समझिएगा, क्योंकि ये भेड़तंत्र नहीं है, जनता सर्वोच्च है, और आपकी सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी को धूल चटाई थी इसी जनता ने। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुमत चाहे जितना बड़ा हो, दिल बड़ा रखिएगा। दूसरे को आईना दिखाने से पहले खुद आईना देखना पड़ेगा। शायद हम कई बार आईना देखने की कोशिश करते हैं और शीशा साफ करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे चश्मे में धूल जमी हुई थी और उसको हम साफ नहीं कर पाए। हमारी नजरें इतनी बंद नहीं हैं। मैं आपको एक पत्रकार की हैसियत से, एक छोटे से व्यक्ति की हैसियत से आपको आगाह कर रहा हूं कि लाशों के ढेर लगेंगे, जो मंजर होगा खतरनाक, फिर आपके पास वोटों के ढेर नहीं आएंगे। मैं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सबसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जनता को भेड़ मत समझिएगा, ये भूल भी मत कीजिएगा, मुगालता भी मत पालिएगा। आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ाइए, चुनाव जीतिए, चुनाव हारिए, आप सब करिए, अपनी तारीफ करिए, खूब तारीफ के पुल बांधिए, जनता को सेवक समझिए, जनता के सेवक समझिए, खुद को चौकीदार समझिए। लेकिन साहब इस कदर बेबसी मंजूर नहीं है। मैं यहां पर एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।